नमस्कार, स्वागत है आपका किसान भाइयों आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आज सोमवार का दिन है और आज होता है सजीव फोन इन कार्यक्रम, जिसमें आप सीधे हमारे विशेषज्ञ से बात कर सकते हैं। और आपको फ़ोन नंबर मैं आप बता देती हूँ, आप फ़ोन नंबर नोट कर लीजिए, आप सीधे बात कर सकते हैं। आज का जो विषय है वो है जायद की फसलें और कृषि में समसामयिक कार्य। फ़ोन नंबर लिख लीजिए 0755-266-0049 और टोल फ्री नंबर है 1800-233-4 0। तो इन नंबरों पे आप फ़ोन कर सकते हैं। और हमारे साथ जो विशेषज्ञ हैं वो हैं डॉक्टर अशोक कुमार दीक्षित, प्रधान वैज्ञानिक हैं और प्रमुख हैं कृषि विज्ञान केंद्र आगर मालवा से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। नमस्कार, अपने किसान भाइयों को भी मैं नमस्कार करता हूं। सर जिस तरह हम देख रहे हैं कि एकदम से मौसम बदला है और खेती किसानी के काम में तो प्रकृति का संतुलन और समन्वय दोनों बहुत ज़रूरी होता है। मिजाज बदल गए हैं मौसम के, किस तरह हमारे किसान भाई इस परिस्थिति से संभलें कि उन्हें नुकसान कम से कम हो? बहुत आपने अच्छा प्रश्न किया है। वर्तमान में देखें जी तो हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत अभी जो ये चुनौतीपूर्ण समय है, क्योंकि हमारी रबी की फसलें, चाहे आपकी चना की हो चाहे आपकी गेहूं की हैं, सब पक कर के तैयार हैं अपने किसान भाइयों के खेतों पर। ऐसी स्थिति में यदि वर्षा और ओला की स्थिति निर्मित होती है, निश्चय ही किसान भाइयों के लिए चिंता का विषय है। लेकिन हम अपने किसान भाइयों से अनुरोध करते हैं कि बहुत हिम्मत और ढाढ़स के साथ वो अपने कृषि कार्य को संचालित करें। खेत में जो है छोड़ करके, काट करके उसको न छोड़ें। नंबर 1 चीज़ उसको ये ध्यान रखें कि इस मौसम को देखते हुए जितना वो कटाई करते हैं उनकी जो है थ्रेशिंग करके अपने भंडार गृह में उसको संरक्षित करने का प्रयास करें। दूसरा कि जो चीज़ें हैं, जो फसल गिर चुकी है उसको जब वो सूख जाए, थोड़ा सा उस पर धूप लग जाए, तभी उसकी कटाई करें। और निश्चित ही इससे हमारे किसान भाइयों को जो मौसम है, हमारे दाने की चमक में भी परिवर्तन आएगा, जो उसका वास्तविक कलर है वो प्रभावित होगा। साथ साथ में इससे नुकसान होने की निश्चित रूप से संभावना है। तो हम पुनः अपने किसान भाइयों से यही आग्रह करूंगा कि बहुत सूझबूझ के साथ जो है अपने कार्य को क्रियान्वित करें। बिल्कुल, समझदारी से अगर थोड़ा सा काम करेंगे तो काफ़ी कुछ उनका नुकसान भरपाई हो जाएगी। अगर जायद की फसलों की हम बात करते हैं तो सर अभी कौन कौन सी जायद की फसलें हैं जिसको हमारे किसान भाई ले सकते हैं? जो अभी हमारी रबी की फसलें कट रही हैं, उसके बाद मुख्य रूप से यदि देखें तो जो हमारी जायद की फसलें हैं उसमें हमारे प्रदेश में जो मूंग की फसल की खेती बहुत अच्छे ढंग से की जाती है। यदि पूरे भारतवर्ष में देखें तो इसका 35 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में इसकी खेती होती है, लगभग 16 लाख टन इसका उत्पादन होता है। लेकिन यदि मध्य प्रदेश में बात करें तो करीब 2.5 लाख क्षेत्रफल में, हेक्टेयर क्षेत्रफल में इसकी खेती होती है। और इसका जो हमारा कंट्रीब्यूशंस है हमारे प्रदेश का बहुत अच्छा है। दूसरे प्रदेश हैं, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश हैं, लेकिन मध्य प्रदेश उसमें एक अग्रणी भूमिका अदा करता है। तो मूंग की फसल जो है निश्चित ही हमारे जायद के लिए किसान भाइयों को जो हमारा उससे अपने उसको बुआई करके अधिक से अधिक लाभ कमा सकते हैं। बिल्कुल, आपने मूंग की बात की है और आपने कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। तो उन्नत किस्में कौन कौन सी हैं जो हमारे किसान भाई उपयोग कर सकते हैं? इसमें यदि मूंग की बात करें, जो उन्नतशील प्रजातियों की बात करें, इसमें 2-3 बिंदुओं को बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हम बुआई किस समय कर रहे हैं, नंबर 1 चीज़। दूसरा, किन प्रजातियों का चयन कर रहे हैं, खेत की तैयारी कैसे कर रहे हैं, बीज उपचार कैसे कर रहे हैं, सिंचाई प्रबंधन कैसे कर रहे हैं, साथ साथ में उसका जो कीट और जो हमारा बीमारी नियंत्रण के प्रति कितना सजग और सतर्क हैं, इसको ध्यान में रखते हुए हमें सभी बिंदुओं को, पहलुओं को ध्यान में रखना चाहिए। जहाँ तक प्रजातियों का चयन करने की बात है तो जो हमारे प्रदेश के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए अनुशंसित प्रजातियां हैं, जैसे आपकी शिखा करके एक वैरायटी है और जिसको कि IPM 410-3 करते हैं। और इसी प्रकार से IPM 512-1 नई प्रजाति अभी आई है, निकली है। और हमारे क्षेत्र में जो है MS 421 का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। उसके साथ साथ में अभी 2020 में MH 1142 प्रजाति जो है हमारे बीच में आई है, उसका भी परफॉर्मेंस अच्छा जो है आने की संभावना है, विशाल है। इस प्रकार से जो है इसके अतिरिक्त PDM ग्रुप की वैरायटी 139 पुरानी है, लेकिन जो नई प्रजातियां हैं उन प्रजातियों का यदि चयन करेंगे तो इसमें सहनशीलता भी है
रोगों के प्रति, कीटों के प्रति, और इसमें उत्पादन क्षमता भी अच्छी है। तो इसलिए हमारे किसान भाई अच्छी प्रजातियों का चयन करें। बिल्कुल, और प्रजातियों के मूंग की जो उन्नतशील प्रजातियां हैं उनके नाम टीवी स्क्रीन के स्क्रॉल हो रहे हैं, उससे भी हमारे जो किसान भाइयों से नोट कर सकते हैं। आपने प्रजातियों की बात करी है, आपने उन्नतशील बीजों की बात करी है, तो बीज लेते समय हमारे किसान भाई किन बातों का ध्यान रखें ताकि वो अच्छे से अच्छा बीज का चयन कर सकें? निश्चित रूप से हमें गुणवत्तायुक्त बीज का चयन करना चाहिए। यदि अपने पास जो है, यदि किसान भाई ये प्रयास करें कि यदि उनको आधार बीज मिल जाता है तो बहुत अच्छा है, यदि आधार बीज नहीं मिलता है तो कम से कम प्रमाणित बीज लें, और जो उसकी अंकुरण प्रतिशत जो है इंश्योर है, सुनिश्चित होनी चाहिए। और साथ साथ में उन्नतशील प्रजातियों को लेते समय ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि किस एजेंसी से, अधिकृत यदि एजेंसी से लेते हैं तो निश्चित ही गुणवत्ता युक्त उनको बीज प्राप्त होगा। तो जो विश्वविद्यालय के संस्थान हैं वहाँ से प्रयास कर सकते हैं, साथ साथ में मध्य प्रदेश राज्य बीज निगम है, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन है, वहाँ से प्रजातियों को लेने का प्रयास करें। अच्छी प्रजाति का लेकर के उसको अपने खेतों के लिए बुआई करें। बिल्कुल, आपने तो ये बात बताई जो विज्ञान केंद्रों, कृषि विज्ञान केंद्रों से मूंग की लेंगे जातियाँ तब उनके ये अच्छे से होगा। लेकिन अगर किसी के पास घर में रखा हुआ है, उनका घर का बीज है, तो उसे अगर वो इस्तेमाल करना चाहते हैं तो किस बात की सावधानी रखें? निश्चित ही इसको अपने 2-3 बिंदुओं को ध्यान में रखें कि साफ सफाई कर लें। उसका साफ सफाई करने के बाद अंकुरण प्रतिशत निश्चित ही सुनिश्चित कर लें कि उसका अंकुरण प्रतिशत कम से कम 75% से कम किसी भी दशा में नहीं होना चाहिए। और यदि 75% से अच्छा होने की स्थिति में ही अच्छा गुणवत्ता युक्त बीज की क्वालिटी के अंतर्गत आता है तो हम किसान भाइयों से अनुरोध करेंगे कि जो उनके पास यदि वो स्वयं का बीज उत्पादित किए हैं, अपने उपयोग के लिए किए हैं, तो उसको उपयोग करने में कोई हर्ज नहीं है। उससे हमारी जो कास्ट ऑफ कल्टीवेशन है, जो हमारी उत्पादन लागत मूल्य है, उसको भी कमी करने में काफ़ी सहायक होंगे। और लेकिन ये जो है उसका अंकुरण प्रतिशत निश्चित ही कर लें, घरों में भी कर लें, उसको अपने ब्लॉटिंग पेपर पे रख करके सावधानी को उसको रख करके देख लें, और उसको कि उसमें से कितने अंकुरित हो रहे हैं, या टाट के बोरी पे पेपर बिछा करके जो है उसको बोल्ड करके जो है, या ज़मीन में उसको बो करके कम से कम 2-3 जगह देख लें और उसका औसत निकाल लें। 75% उसका अंकुरण कम से कम होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि पहले अंकुरण क्षमता का परीक्षण कर ले और उसके बाद ही उसकी बुआई करेंगे। हम चर्चा आपसे जारी रखेंगे, आपसे आगे भी, लेकिन हमारे एक दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं, हम उनसे बात करेंगे। प्रदीप साहू हैं भोपाल से। जी, प्रश्न कीजिए, स्वागत है आपका। मैडम, मैं डॉक्टर दीक्षित से प्रश्न पूछना चाहता हूँ। जी डॉक्टर साहब, एक तो पहले ये बताइए कि जायद की फसल से क्या तात्पर्य है आपका? इंग्लिश का वर्ड थोड़ा बता दीजिए क्योंकि थोड़ा मेरी समझ से परे है। किस तरह की फसलें जायद की फसलों में आती हैं? और बायोटेक्नोलॉजी जो है, जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चर आर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द वेराइटीज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स। उसका क्या? प्रदीप जी, आप किसान हैं कि आप कृषि क्षेत्र से संबंधित हैं? मैंने कृषि में बॉटनी से संबंधित हूँ। जी जी। एग्रीकल्चर में पीएचडी होगा, मेरा बॉटनी में पीएचडी है। बिल्कुल 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 डॉक्टर साहब, बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। हमारे मुख्य रूप से जो हमारे 3 सीजन है, गर्मी के मौसम को हम खरीफ बोलते हैं, जो हमारी जाड़े का मौसम होता है उसको रबी बोलते हैं, रबी के बाद जो हमारा स्प्रिंग सीजन होता है उसको हम जायद की फसल को परिभाषित करते हैं, जिसमें मुख्य रूप से जो है हम मूंग, उड़द की फसल लेते हैं, साथ साथ में कद्दू वर्गीय, जो हम यदि वेजिटेबल्स की बात करते हैं तो कद्दू वर्गीय वेजिटेबल्स की भी खेती कर सकते हैं। जहाँ तक जो है आपने बायोटेक्नोलॉजी की बात की है, तो बायोटेक्नोलॉजी से अनुशंसित विविध प्रकार की प्रजातियां जो है हमारे वेजिटेबल्स में जो है उन्नतशील प्रजातियां जो है आपकी IRI से भी निकली हैं। साथ साथ में जो है हमारी जो वेजिटेबल रिसर्च संस्थान जो है आपका IBRI वाराणसी है, वहाँ से भी कई प्रकार की प्रजातियां विकसित की गई हैं। आजकल बायोटेक्नोलॉजी का, जैव प्रौद्योगिकी का निश्चित रूप से एग्रीकल्चर में एक बहुत बड़ा अहम योगदान है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा प्रश्न हमारे दर्शक ने किया। सर, आप बात कर रहे थे बीज अंकुरण क्षमता की, आप बात कर रहे थे परीक्षण की बात कर रहे थे। उपचारित किस तरह से हमारे किसान भाई करें मूंग की ताकि वो अच्छे से अच्छी फसल लें? क्योंकि कई बार सोचते हैं कि हमने बहुत अच्छी जगह से बीज ले लिया है तो बीज उपचार बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ये किस तरह हमारे किसान भाई ध्यान रखें? अपने जो किसान भाई हैं उनको बीज उपचार करना मूंग की खेती के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारे रोग और जो हमारी बीमारियां हैं
वो हमारे मिट्टी से साथ साथ में जो हम बीज उपयोग करते हैं उसके माध्यम से जो है विकसित होते हैं, तो उसके बचाव के लिए हम एक टीकाकरण करते हैं बीज को, कि जो हमारे रोग हैं उससे हमारे पौधे का जो है बचाव हो सके। उसके लिए कार्बेंडाजिम जो 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के मान से उसको उपचारित कर सकते हैं, या ट्राइकोडर्मा बेडी से उसको उपचारित किया जा सकता है। और चूँकि इसमें जो है सफ़ेद मक्खी का प्रकोप, येलो बैन मोज़ेक का प्रकोप जो है बहुत ज़्यादा होता है, मूंग की खेती में देखने में आता है। उसके बचाव के लिए जो है हमें जो सकिंग इंसेक्ट हैं, जो रस चूसक कीट हैं, उनके बचाव के लिए इमिडाक्लोप्रिड से हमको 1 से 2 ml प्रति किलोग्राम बीज के मान से, या थायोमिथाक्जाम 30 fs 8 से 10 ml के मान से भी उसका बीज को उपचारित करके यदि बुआई करते हैं तो अच्छा फायदा होगा। साथ साथ में हमको बायो फर्टिलाइजर से जो राइजोबियम कल्चर है, पीएसपी कल्चर है, उससे उसको उपचारित कर लेना चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। हमारे एक और जो दर्शक हैं वो हमसे जुड़ रहे हैं, उज्जैन से राजेंद्र सिंह जी जुड़ रहे हैं। जी प्रश्न कीजिए, स्वागत है आपका। जी मेरा एक प्रश्न है सर कि उज्जैन जिले के लिए मूंग की कोई अच्छी वैरायटी जो रिलीज हुई हो, या जो उज्जैन जिले के लिए सबसे बेहतर हो? जी राजन जी, जो अभी नई लेटेस्ट में यदि बात करें, जो अभी प्रजाति की बात करें, तो MH 421 का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हरदा होशंगाबाद में देखा गया है। लेकिन MH ग्रुप की एक नई वैरायटी अभी जो है हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार से जो 1142 जो राजेश यादव जी प्लांट ब्रीडर है उनके द्वारा जो है अभी निर्मित की गई है, 2020 में इसकी अनुशंसा की गई है। इसी प्रकार से IPM ग्रुप की जो है हमारा जो पल्सेस डायरेक्टोरेट जो है हमारा कानपुर में है, उस वहाँ से IPM जो है 512-1 करके एक प्रजाति निकाली गई है, जो कि अभी लेटेस्ट में है और उसका अच्छा उत्पादन जो है देने में वो सक्षम है। 10 से 12 कुंटल प्रति हेक्टेयर जो है उसका उत्पादन आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। इसी प्रकार से सीखा वैरायटी है। तो ये जो प्रजातियां हैं, हम करके प्रजातियां हैं, ये हमारे क्षेत्र में काफ़ी जो है अच्छा कारगर और अच्छा परिणाम दे रहे हैं। बिल्कुल, कृषि दर्शन कार्यक्रम में सजीव फोन इन कार्यक्रम आगे भी जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? मेरे तरफ भी इंटरेक्ट हुई है, बिल्कुल बराबर की समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्घाटन किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। अंतराल के बाद आपका फिर से स्वागत है। कृषि दर्शन में सजीव फोन इन कार्यक्रम है। हमारे साथ विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अशोक कुमार दीक्षित, और जायद फसलों में कृषि कार्य के बारे में यहाँ पर बातचीत हो रही है। और फ़ोन नंबर एक बार आपको फिर बता दें, 26600049 और टोल फ्री नंबर है 1800233040। तो इन नंबरों पे आप फ़ोन कर सकते हैं, हमारे विशेषज्ञ से आप बात कर सकते हैं। हम बात कर रहे थे सर, मूंग की बात कर रहे हैं, जायद की बात कर रहे हैं, आपने बीमारी के बारे में बता दिया, बीज उपचार के बारे में बता दिया। खाद का प्रबंधन भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि शुरुआत में तो हमें खेत तैयार करने हैं। तो मूंग की अगर खेती करना चाहते हैं तो किस तरह से खेत तैयार करें और ध्यान करें इस बात के लिए? मूंग की बहुत अच्छा प्रश्न किया है मैडम आपने। और निश्चित रूप से खेत की तैयारी एक बहुत बड़ा किसी भी खेती का एक मूल स्तंभ होता है जी। अगर खेत की तैयारी सही नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में निश्चित ही उत्पादन प्रभावित होता है। और हमें खेत को जो है अच्छे ढंग से कल्टीवेटर से उसको कर लेना चाहिए, जो है एक बार सीधा एक बार आड़े, और उसको प्लेन सीधा उसको पाटा लगा करके समतल कर लेना चाहिए खेत को।
और उसके बाद उसमें जो है जो हमारी बुआई पद्धति है जो मूंग के लिए जो ये जो नई पद्धति है कि रेस्ड बेड पद्धति से जो है हम अपने मूंग की बुआई करेंगे, तो उसमें जो है रूट का डेवलपमेंट, जो हमारे जड़ों का विकास बहुत अच्छा होता है। साथ साथ में जो उसमें एरेशन होने के कारण जो नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रक्रिया है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया है, वो भी बहुत अच्छी होती है। तो 20 से 25 किलोग्राम बीज की मात्रा प्रति हेक्टेयर के मान से उपयोग करना चाहिए। साथ साथ में उसमें जब हम बुआई करते हैं तो इसमें 30 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी रखते हुए हमें जो इसमें उर्वरक की अनुशंसा की गई है, उर्वरक जो है 20 से केजी नाइट्रोजन और साथ साथ में 40 किलोग्राम जो है फास्फोरस और 20 किलोग्राम जो है इसमें पोटास की मात्रा जो हमारी मूंग के लिए जो है अनुशंसित किया गया है। और किसान भाई इसको अच्छे ढंग से या तो अपने जो उनके पास स्रोत हैं, संसाधन है, चाहे जो डीएपी है तो डीएपी का उपयोग कर सकते हैं, एनपीके का उपयोग कर सकते हैं, यूरिया और एसएसपी का उपयोग कर सकते हैं। और इन सब चीज़ों का उपयोग करते हुए जो अनुशंसित मात्रा बताई गई है तो उसका यदि उपयोग करेंगे तो निश्चित ही उनको जो है अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। बिल्कुल, ये आपने बात बहुत काम की बताई है कि अनुशंसित मात्रा का ही हमें उपयोग करना चाहिए। कई बार हमारे किसान भाई सोचते हैं कि ज़्यादा खाद दे देंगे, ज़्यादा हम उर्वरक दे देंगे तो फसल बहुत अच्छी हो जाएगी, तो इस बात का ध्यान रखें वो कि बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जो है कोई चीज़ यदि अधिक देते हैं तो उसका जो है हमेशा ये देखने में आया है कि अति सर्वत्र वर्जयति, जो अतिशयोक्त होता है वो हमेशा जो है फायदेमंद नहीं होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे यदि देखें तो यदि दाल में 1 चम्मच नमक की जरूरत है, 10 चम्मच डालेंगे तो वो सही नहीं होगा। उसी प्रकार से खाद की मात्रा जितनी हमारी जो सॉइल्स है, जो हमारी मिट्टी की जो उसकी पैतृक क्षमता है, उसको देखते हुए जो हम फसल ले रहे हैं वो कौन सी फसल बो रहे हैं और कितना हमारा उत्पादन लक्ष्य है, उसको ध्यान में रखते हुए यदि उर्वरक प्रबंधन किया जाएगा तो निश्चित रूप से जो है एक कारगर परिणाम देने में सक्षम बिल्कुल होगा। आपने बात बताई, बहुत ही सटीक जानकारी हमारे किसान भाइयों के लिए कि संतुलन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। रोग एवं कीट प्रबंधन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि कौन कौन से जो रोग हैं वो मूंग की फसल में नुकसान कर सकते हैं, उनका किस तरह प्रबंधन किया जाए। जो हमारे मूंग में की खेती में जो ध्यान देने की बात है कि एक तो हमें इनका कई किसान भाई जो है बहुत ज़्यादा समय फ्रिक्वेंटली उसमें जो है इरिगेशन करते हैं, सिंचाई करते हैं, उस पे भी हमको ध्यान देना चाहिए कि जो हम फसल बो रहे हैं उस फसल की कितनी आवश्यकता है और हमारी मिट्टी कैसी है और उसके आधार पे हमको सिंचाइयों का भी प्रबंधन करना चाहिए। साथ साथ में खरपतवार नियंत्रण भी जो है हमारे रोग और बीमारियों के लिए जो है एक बहुत बड़ा कारक बनते हैं, तो हमें खरपतवार नियंत्रण को भी जो है ध्यान देना चाहिए। साथ साथ में जितनी सिंचाई की मांग है उसके मुताबिक हमको सिंचाई भी करना चाहिए। जैसे यदि हैवी मिट्टी है, भारी मिट्टी है तो उसमें जो है अपने 10 से 15 दिन पे सिंचाई कर सकते हैं। यदि हल्की मिट्टी है जहाँ पे नमी ज़्यादा अपने तीव्र गति से लासेज होती है तो वहाँ पे 10 से 12 दिन पे भी सिंचाई कर सकते हैं। और साथ साथ में जो हमको समय समय पे निदाई की यदि खरपतवार रहेगा तो उसमें कीटों का भी प्रकोप ज़्यादा होगा और बीमारियों का प्रकोप भी ज़्यादा होगा। जहाँ तक बीमारी का सवाल है तो मुख्य रूप से जो इसमें मूंग में एक तो जो सबसे बड़ा वायरल डिजीज जो आता है उसमें एलोवेन मोज़ेक वायरस करके एक बीमारी आती है, पीला शीत रोग आता है जो कि सफेद मक्खी के द्वारा जो है फैलाया जाता है। बिल्कुल सफेद मक्खी वो वेक्टर का काम करती है और यही एलोवेन मोज़ेक रोग और अन्य फसलों में भी दिखाई देता है, जैसे सोयाबीन है उसमें भी दिखाई देता है। तो एक जो है होस्ट प्लांट है मूंग जो है, तो हमको इसको जो चूंकि अब जो नई प्रजातियां आ रही हैं उसके लिए रेसिस्टेंट पावर भी उसमें डेवलप किए गए हैं, लेकिन फिर भी हमको एक तो उपचार करना चाहिए जो कि उपचार करने के लिए हम पहले बताए, और इसके बाद यदि उसमें आ जाता है तो ऐसी स्थिति में सफेद मक्खी को नियंत्रित करने के लिए जो थायोमिथाजाम 25 WG करके आता है 100 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उसका उपयोग कर सकते हैं। इमिडाक्लोप्रिड का उपयोग कर सकते हैं 17.8 SL का जो है 150 ml प्रति हेक्टेयर 500 लीटर की मान से उसका उपयोग कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त जो है पण धब्बा रोग आता है जिसमें कि जो है भूरे धब्बे
आ जाते हैं और फिर जो है पूरी पत्तियां झुलस सी जाती हैं, उस पे फिर सफेद चूड़ सा हो जाता है। इससे भी बचाव के लिए कार्बेंडाजिम का जो है छिड़काव करना चाहिए, जो है 0.5% से 1% तक का कार्बेंडाजिम का छिड़काव जो है 500 लीटर प्रति हेक्टेयर के मान से जो है करना चाहिए। और इसके बाद जो तीसरी इसमें जो समस्या आती है कि इसमें रस चूसक कीट, रस चूसक कीट जैसिड है, एफिड है, इस प्रकार के कीट जो है हमारे मूंग में प्राय देखने में मिलते हैं। भभूतिया रोग भी एक होता है। भभूतिया रोग भी होता है, उसके लिए जो है कैराथॉन और सल्फर का उपयोग करना चाहिए जो है उसके नियंत्रण के लिए, जिसमें पत्तियों पर सफेद सफेद पाउडर की तरह दिखाई देता है, जिसको पाउडर मिल्ड्यू भी बोलते हैं, उसको भभूतिया रोग बोलते हैं। और उसके साथ साथ में जो रस चूसक कीट हैं वो एक बहुत बड़ा हमारे मूंग की खेती के लिए जो है घातक सिद्ध होते हैं। तो उसके बचाव के लिए जो है हमको इमिडाक्लोप्रिड, डायोमिथोएट का भी प्रयोग कर करके जो जैसिड और एफिड से हम बचाव कर सकते हैं। और इसके साथ साथ में हेलिकोवर्पा का भी प्रयोग आता है, जो हेलिकोवर्पा है वो फली को छेदक फली को करता है। किसान भाई देख सकते हैं स्क्रीन पे। और सफेद मक्खी जो है, एक बार सफेद मक्खी के लिए फिर से एक उपचार के लिए हमारे किसान भाइयों को बताएं ताकि वो सतर्क रहें इस कीट से। सफेद मक्खी जो हमारी ये पत्तियों के निचले भाग में, पत्ती के निचले सतह पे जो है ये रहती है, और इसकी जो है ये हमारी पत्तियों का जो है रस चूस करके एक पौधे से दूसरे पौधे पे बैठती है। तो जो इसके जो पास में जो वायरस हैं एक पौधे से दूसरे पौधे पर फैलते हैं, संक्रमित होते चले जाते हैं, और यही बैक्टर का काम की एक पूरे खेत में फैलाने का काम करती है। तो ऐसी स्थिति में जो है, जैसा कि यहाँ पे देख भी रहे हैं, स्क्रीन पे देख भी रहे हैं, और इसको जो है नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। नहीं तो अन्यथा की स्थिति में, ऐसी स्थिति में मैकेनिकल कंट्रोल भी करते हैं कि पौधों को भी उखाड़ करके बाहर फेंक दिया जाता है, और थायमेथाक्साम का भी उपयोग किया जाता है इसको नियंत्रित करने के लिए। और अगर हम बात करें जायद में कद्दू वर्गीय फसलों की, हम बात करना चाहेंगे कि जो हमारे किसान भाई जायद में कद्दू वर्गीय फसलें लेना चाहते हैं उनके लिए क्या सलाह है? अपने मूंग के साथ साथ में हमारे किसान भाई जो जहाँ पे स्कोप है और अच्छे ढंग से प्रबंधन कर सकते हैं, उड़द की भी फसल ले सकते हैं। साथ साथ में कद्दू वर्गीय जो हमारी सब्जियां हैं उनका एक बहुत जो हमारा किसानों की जो आर्थिक सुदृढ़ीकरण में जो है यदि अच्छे ढंग से किया जाता है तो जायद में इसका बहुत बड़ा क्षेत्रफल है और अच्छी आमदनी कमाई जा सकती है। इसमें आपका लौकी है, गिलकी है, करेला है, और इसके साथ साथ में कद्दू है, और इसके अतिरिक्त जो है भिंडी की खेती भी जो है बहुत अच्छे ढंग से की जा सकती है। और ऑफ सीजन जो हमारा गर्मी में यदि देखें तो आपका धनिया जो है कम से कम जो है 100 रुपये किलो के आसपास मिलता है। तो यदि अच्छा प्रबंधन कर सकते हैं तो धनिये की भी खेती कर सकते हैं। और इसकी अच्छी अच्छी प्रजातियां भी जो है हमारी जो वेजिटेबल अनुसंधान केंद्र वाराणसी है, IRI, वहाँ से जो है निकाली गई हैं, जो कि किसानों के खेतों पे अच्छा कारगर जो है परिणाम देने में सक्षम है। यदि भिंडी की बात करें तो भिंडी में बहुत अच्छी प्रजाति है, BRO 22 और BRO 25 करके एक वैरायटी है, जो आपकी भिंडी में ये अपने वेजिटेबल रिसर्च संस्थान से जो है अनुशंसित की गई है, निकाली गई है। और इसके अतिरिक्त जो आजकल हमारी बात हो रही है फोर्टिफाइड की, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो है, तो वेजिटेबल में भी जो है काफ़ी फोर्टिफाइड प्रजातियां विकसित की गई हैं। उसी के तहत जो है एक काशी लालिमा करके जो है एक प्रजाति निकाली गई, जिसमें एंथोसाइनिन पिगमेंट रेड कलर की जो है उसकी हमारी भिंडी होती है और काफ़ी जो है न्यूट्रिशियस होती है। तो इसको जो है उपयोग किया जा सकता है। गिलकी में भी बात करें तो गिलकी में भी बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी निकली हैं। काशी श्रेया है, काशी दिव्या है, इस प्रकार की वैरायटी निकली हैं। इसी प्रकार से लौकी में बात करें तो आजकल जो है हमें पहले लौकी बहुत बड़ी बड़ी आती थी, आजकल हम फैमिली नीड के हिसाब से भी प्रजातियां विकसित की गई है। गोला लौकी का बहुत ज्यादा चलन तो उसमें काशी कुंदन करके एक वैरायटी है और काशी किरण, ये दोनों जो है राउंड शेप के हैं। और छोटे जो है एक फैमिली की पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें कि 4 से 5 यदि मेंबर्स हैं तो उसको जो है उपयोग में लाया जा सकता है। इसी प्रकार से जो है आपके कद्दू जो बहुत पहले बड़े बड़े आते थे, आजकल 1.5-2 किलो के जो है वैरायटी जो है आ रही हैं। तो ऐसी कई चीजें हैं।
और अच्छी, और करेला में काशी मयूरी करके वैरायटी निकली है। IRI से जो है अपने जो हमारा दिल्ली का अनुसंधान केंद्र है वहाँ पे पूसा औषधि करके एक वैरायटी निकली है करेला की। तो ऐसी ऐसी काफ़ी प्रजातियाँ हमारे जो रिसर्च सेंटर्स हैं वहाँ से जो है कद्दू के, और साथ साथ में जो है गिलकी के, और एक रिच गोल्ड होता है जिसपे की धारियाँ बनी रहती हैं उसकी, और साथ साथ में इन सब चीज़ों की निकाली गए हैं और उसको अपने खेती में अपना करके किसान भाई जो है और अच्छा उसका लाभ कमा सकते हैं, फायदा उठा सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी फसलों के लिए बताई और ख़ासतौर पे सब्जियों के लिए आपने भी बताई है। लेकिन जब मूंग एक जो होती है वो हरे चारे के रूप में भी उपयोग की जाती है और कटाई के बाद उसको हम हरी खाद के रूप में उसको उपयोग किया जाता है, लेकिन आग लगा देते हैं हमारे किसान भाई। तो ये नरवाई नहीं जलाएं, इसके बारे में हमारे किसान भाइयों को क्या कहेंगे? निश्चित ही आज जो हमारे खेतों की जो स्वास्थ्य की बात हो रही है, मिट्टी की स्वास्थ्य की बात हो रही है, ये एक बहुत बड़ा ये चुनौती है हमारे देश के लिए भी, हमारे प्रदेश के लिए भी, कि हमारी जो ऑर्गेनिक द्रव्य की मात्रा है हमारी मिट्टी में जो दिनों प्रतिदिन कम होता जा रहा है। 0.5% जो है कम से कम होना चाहिए जो है मिनिमम, और 0.5 से 0.75 के बीच में यदि रहता है तो मध्यम होता है, 0.75 के ऊपर रहता है तो अच्छा होता है। लेकिन यदि हम बात करें मिट्टी में तो कम से कम मोर देन 60% जो हमारी 60% ऐसी हमारी जो खेत हैं जिसमें कार्बनिक द्रव्य की मात्रा 0.5% से कम होती जा रही है। एक ये चिंता का विषय है कि जो हमारी नरवई है उसका जो हमारी फसल अवशेष है उसका सही यदि संरक्षण नहीं किया जाएगा तो हमारी मिट्टी भी जो है उसमें हार्डनेस क्रिएट होगा, कि जैसे पहले 35 हार्स पावर का ट्रैक्टर जोता था, आज 60 हार्स पावर के ट्रैक्टर भी जो है खेत में घूमते हुए नजर आते हैं, क्योंकि उसमें इतना कठोरपन निर्मित होता जा रहा है, क्योंकि कार्बनिक द्रव्य की मात्रा जो है उसमें दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। साथ साथ में जब हम देसी खाद यदि हमारे खेत में कार्बनिक द्रव्य की मात्रा नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जब हम कितना रासायनिक खाद क्यों ना उपयोग कर लें उसका सही जो है दोहन भी नहीं हो पाएगा। सही उपयोग क्षमता की भी बात हो रही है कि उपयोग क्षमता बढ़ाने की बात हो रही है। तो किसान भाइयों से मेरा सादर पूर्वक अनुरोध है कि नरवई न जलाएं, उसको अच्छे ढंग से संरक्षित करें। साथ साथ में जो मूंग है, मूंग हमारी एक जो है हरी खाद के रूप में एक बहुत अच्छा काम कर सकती है। और चूंकि ये जो इसमें पल्सेस क्रॉप के अंतर्गत आती है, दलहनी फसलों के अंतर्गत आती है, तो इसमें नत्रजन स्थिरीकरण की क्रिया भी होती है कि इसमें जो यूरिया है, दूसरे भाषाओं में किसान की भाषा में बात करें तो यूरिया जो हम नत्रजन देते हैं यूरिया के माध्यम से, तो इनकी जड़ों में नत्रजन जो है ऑलरेडी स्थिरीकरण होता है। तो खेत में कम से कम 150 से 200 केजी प्रति हेक्टेयर जो है नत्रजन हमारे खेतों में जो है मूंग की फसल छोड़ती है। और यदि इसके अवशेष को फली तोड़ने के बाद यदि इसको खेत में जो है जुताई करके जो है इसको मिला दिया जाए तो अच्छी हरी खाद के रूप में कार्बनिक द्रव्य को बढ़ा करके जो है हमारे किसान भाई अपने जो मिट्टी है उसको सशक्त बना सकते हैं, उसको मजबूत बना सकते हैं, उसके स्वास्थ्य को जो है सुधारने में बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं। बिल्कुल, हमारे जो डॉक्टर साहब हैं, प्रधान वैज्ञानिक हैं, उनका लंबा अनुभव है। उस लंबे अनुभव के माध्यम से उन्होंने बहुत अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी। चलते चलते क्या सलाह हमारे किसान भाइयों को देना चाहेंगे? किसान भाइयों को मैं यही अपना सादरपूर्वक अनुरोध के साथ निवेदन करता हूँ कि खेती में आजकल हमें बहुत सोच बूझ के साथ अपने आगे बढ़ने की ज़रूरत है कि जो भी हम खर्च कर रहे हैं उसका सही ढंग से हम उसका आय व्यय का लेखा रखें और ये कतई न करें कि हम अंधाधुन उसमें पैसे लगाते जाएं और उसमें आवक कम हो। हमें हर चीज़ का हिसाब रखना है। हम अपने लाभ के लिए खेती कर रहे हैं तो बिल्कुल इसका ध्यान रखेंगे। बहुत ही अच्छी जानकारियां आपने दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते दीजिए अनुमति। नमस्कार।